नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के पर्यावरण संरक्षण में हासिल किए गए एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक मुकाम पर बात करने वाले हैं। हमारी प्राकृतिक आर्द्र भूमियों, जिन्हें हम आम भाषा में वेटलैंड्स कहते हैं, उन्हें बचाने का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सच में एक ऐसी विशाल उपलब्धि है जिसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। 99, जी हाँ, 99। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अप्रैल 2026 तक भारत में पूरे 99 वेटलैंड्स को ग्लोबल लेवल पर रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल चुकी है। जरा सोचकर देखिए, ये सभी 99 साइट्स मिलकर पूरे भारत में 1.3 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा के इलाके को कवर करती हैं। ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है, जो साफ दिखाता है कि प्रकृति के इन अहम हिस्सों को बचाने के लिए हम कितने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आज के हमारे इस सफर में हम मुख्य रूप से 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, रामसर कन्वेंशन आखिर है क्या। दूसरा, 99 साइट्स तक पहुंचने का हमारा ऐतिहासिक सफर। तीसरा, कुछ बिल्कुल नई साइट्स से परिचय। और अंत में जलवायु संरक्षण में इनका सबसे जरूरी योगदान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामसर कन्वेंशन और इस ग्लोबल मिशन की। किसी के भी मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये रामसर साइट होती क्या है। असल में 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत ये एक ऐसा वेटलैंड इकोसिस्टम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा सिर्फ उन्हीं वेटलैंड्स को मिलता है जो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और हाँ, इसका नाम ईरान के उस रामसर शहर पर रखा गया है जहां पहली बार इस इंटरनेशनल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के 99 साइट्स तक पहुंचने की इस शानदार यात्रा को। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1971 में इस वैश्विक कन्वेंशन पर साइन हुए थे और भारत 1982 में इसका आधिकारिक हिस्सा बना। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि 2014 तक भारत में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थीं और अब 2026 में ये आंकड़ा सीधा 99 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि 2014 से अब तक संरक्षित वेटलैंड्स के नेटवर्क में 276% का भारी उछाल आया है। ये सच में एक जबरदस्त तेजी है। राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु ने तो कमाल ही कर दिया है, पूरे 20 रामसर साइट्स के साथ देश में सबसे आगे। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 12 साइट्स के साथ, और फिर पंजाब में 6 साइट्स हैं। ये साफ बताता है कि कुछ राज्यों ने अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए कितनी बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। चलिए अब चलते हैं एक रोमांचक सफर पर और करीब से देखते हैं हमारी कुछ सबसे नई साइट्स को। हमारी लिस्ट में 97वीं साइट है उत्तर प्रदेश की पटना बर्ड सैंक्चुरी। ये सिर्फ 108 हेक्टेयर में फैला है और यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। लेकिन इसके छोटे आकार पर मत जाइए। सर्दियों के दौरान ये जगह लगभग 3 लाख पक्षियों का एक विशाल घर बन जाती है। आकार में इतना छोटा होने के बावजूद वन्यजीवों के लिए इसका महत्व सचमुच बहुत बड़ा है। यहाँ की बारीकियों को देखें तो इस सैंक्चुरी में 106 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां आती हैं, जैसे लेसर व्हिस्लिंग डक और ग्रेला गूस। ये पूरा इकोसिस्टम मुख्य रूप से जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ से घिरा हुआ है और यही घनी वनस्पति इन लाखों पक्षियों को खाना और सुरक्षित ठिकाना दोनों देती है। अब सीधे चलते हैं खूबसूरत गुजरात के कच्छ की ओर, हमारी 98वीं साइट पर। यह है छारी ढंड वेटलैंड रिजर्व। स्थानीय भाषा में छारी का मतलब होता है नमकीन और ढंड का मतलब उथला वेटलैंड। ये एक बहुत ही खास मौसमी रेगिस्तानी वेटलैंड है। जैसे ही मॉनसून आता है, ये उथला और नमकीन इलाका एक बेहद शानदार दलदली इकोसिस्टम में बदल जाता है। यहाँ जो जीवों का संगम देखने को मिलता है ना, वो बेहद अनोखा है। एक तरफ डैल्मेटियन पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर और ब्लैक नेक स्टॉक्स जैसे लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल उसी हैबिटेट में चिंकारा और रेगिस्तानी भेड़िए जैसे जानवर भी रहते हैं। संकटग्रस्त पक्षियों और रेगिस्तानी जानवरों का एक ही जगह पर इस तरह साथ रहना इस साइट को इकोलॉजी के नजरिए से बहुत स्पेशल बनाता है। और अब बात उस 99वीं साइट की जिसने हमें इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का शेखा झील पक्षी अभयारण्य। सिर्फ 25 हेक्टेयर में फैली मीठे पानी की ये झील किसी रत्न से कम नहीं है। इसका निर्माण 1852 में ऊपरी गंगा नहर के बनने के दौरान हुआ था।
आज ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से गुजरने वाले पक्षियों के लिए एक बेहद खास स्टॉप है। इस छोटी सी झील का इकोसिस्टम बहुत ही समृद्ध है। यहाँ 166 प्रजातियों के जल पक्षी आते हैं, जिनमें ऊंचे उड़ने वाले बार हेडेड गूज और पेंटेड स्टॉक शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ संरक्षित ब्लैकबक या काला हिरण भी पाया जाता है। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले इन पक्षियों के लिए ये छोटी सी जगह किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। लेकिन हमें जमीनी हकीकत को भी समझना होगा। नई रामसर मान्यता से ग्लोबल सपोर्ट तो बढ़ता है, लेकिन खतरे भी बहुत गंभीर हैं। आक्रामक जलकुंभी के बेकाबू फैलाव से पानी में यूट्रिफिकेशन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके साथ ही गाद का जमा होना यानी सिल्टेशन और अवैध शिकार भी बहुत बड़े खतरे हैं। सिर्फ संरक्षण का दर्जा मिलना काफी नहीं है, असली चुनौती तो इसे बचाए रखने की है। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, जलवायु संरक्षण और हमारे अस्तित्व की रक्षा। ये वेटलैंड्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ सुंदर पक्षियों का घर नहीं है, ये प्रकृति के बेहतरीन क्लाइमेट डिफेंस इंजन है। ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और लगभग 17 मिलियन टन कार्बन को सोख लेते हैं, यानी जमीन पर मौजूद जंगलों से भी कई गुना अधिक। इसके अलावा ये बाढ़ और सूखे को रोकते हैं, पानी को नेचुरली फिल्टर करते हैं और 25 मिलियन से अधिक लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। तो जैसे जैसे भारत 100 रामसर साइट्स के ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंच रहा है, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो बहुत तेजी से होता हुआ विकास है और दूसरी तरफ इन नाजुक प्राचीन इकोसिस्टम्स की जिंदगी। आखिर हम इंसान इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। प्रकृति के बारे में ऐसे ही सीखते रहें। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।